इतनी अरज मोरी मान ले। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना है जाने सुखन में तेरा चेहरा भी तो देखूं, आवाज के हमरा। श्रीमती शालिनी वेद भारत की सुप्रसिद्ध गायिका, संगीतकार व संगीत निर्देशक हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में माता श्रीमती संतोष त्रिवेदी व पिता श्री राम शंकर त्रिवेदी जी के घर हुआ। आपको पद्म भूषण विदुषी गिरिजा देवी जी से एवं ग्वालियर घराने के संगीताचार्य पंडित गंगाधर राव से संगीत की औपचारिक शिक्षा हासिल करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप न केवल गायिका हैं, संगीत निर्देशक हैं, बल्कि आप सफल आयोजक और प्रबंधक भी हैं। आपने संगीत के प्रचार प्रसार के लिए अनेक संस्थाओं का गठन किया है व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीत महोत्सव भी आयोजित किए। आपने अनेक नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान किया है एवं वरिष्ठ कलाकारों को भी समारोह में सम्मानित किया है। आपके संगीत महोत्सव में अनेक वरिष्ठ कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आपके द्वारा गाए गए गीत, गजल और भजन अनेक व्यावसायिक कंपनियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। आपने देश भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित मंचों पर अपनी गायन की प्रस्तुतियां दी हैं और दर्शकों का, श्रोताओं का मन जीता है। वर्तमान में आप लक्ष्मी देवी ललित कला एकेडमी की डायरेक्टर हैं। आप DGPG कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी कार्य कर रही हैं। आपकी अनेक प्रस्तुतियां YouTube और सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर भी देखी जा सकती हैं। आप संगीत व अन्य कलाओं की प्रमोटर हैं और संरक्षक हैं। आपने कला और संस्कृति को अपना जीवन समर्पित किया है। हम यह सुखद कामना करते हैं कि आप अपने मिशन और लक्ष्य में यूं ही आगे बढ़ती रहें। हमारा सौभाग्य है कि आप वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे बीच हैं। बहनों, आपने अभी देखा ये वीडियो, हमारी आज की मेहमान का एक परिचय था और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं शालिनी वेद, डॉक्टर शालिनी वेद। शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारी हृदय की प्रसन्नता का तो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं। हमने आपके इतने मधुर गीत, इतने गजल और इतना ठुमरी दादरा, आपका इतना सारा हमने कंटेंट है वो सुना है। आपको कई सालों से हम जानते हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आज आपसे मिलना सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कुछ बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा मुझे भी थी, मैं आप लोगों के सामने हूँ। जी शालिनी, आप इतना मधुर गाती हैं, इतना बढ़िया आपका एक्सप्रेशन है गाने में भी, तो आपको संगीत की शिक्षा या संगीत आपके जीवन में कैसे चला आया? परिवार में ऐसा माहौल था या फिर आप अकेली ही थी इस दिशा में आपने कदम बढ़ा लिया, ये कैसे हुआ? ये तो संस्कारों में रहा है। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं और उन्होंने क्लासिकल की शिक्षा भी ली, तो एक ननिहाल से माहौल मेरा इसी तरह का रहा। और लाहौर में मेरे नाना जी थे डॉक्टर, तो उनको भी वो सुनना, संगीतज्ञ वो नहीं थे, मगर उनको संगीत का बड़ा ही शौक था। सो उन्होंने अपने सभी बच्चों, यानी मेरी मासी, सभी बच्चों को कोशिश किया कि वो संगीत सीखें। तो वो माहौल जो मुझे मिला, माँ से मिला, और उनके गाने से मैं बहुत प्रभावित होती थी बचपन से ही। वो कानों में जो मधुर संगीत पड़ता था, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे वो फिर मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पास में लेटा करके और लोरी की तरह से बहुत कुछ चीज़ें
सरगम भी सुनाती थी, कुछ राग कभी-कभी गा लेती थी, कुछ फ़िल्मी गीत भी बहुत अच्छा गाती थी। ननिहाल में भी मेरे नाना जी भी लाहौर में पढ़े थे और डॉक्टर थे, तो जी। उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े संगीतज्ञों को सुना था और वो बहुत पसंद करते थे ये क्लासिकल संगीत बच्चों को सिखाया जाए, तो उस तरह से मेरी मासी, मामा सभी लोग गाते थे और गाते हैं। जी। और माँ भी म्यूज़िक में एमए कर रही थी जब मैं पैदा होने वाली थी। तो उनका बीच में अधूरा-सा रह गया वो, क्योंकि मैं हो गई और फिर वो फर्स्ट ईयर ही कर पाई। लेकिन उनका जो गाना इतना मधुर था और उनकी आवाज़ और उनकी रोज़ सुनना मुझे, तो मैं बहुत मतलब मैं उसी के साथ बड़ी हुई हूँ, उनको सुन-सुन के। तो वो सुनने के बाद जो मुझे जिज्ञासाएँ हुई, वो भी उन्होंने शांत की कि ये सा के बाद रे कैसे आएगा, गा कैसे आएगा, ये सारी कुछ जो प्रारंभिक शिक्षा में कहूँ, तो वो माँ से ही आई। जी। तो वो तो शुरू हो चुका था, तो उसमें तो और फिर मैं स्कूल में हमेशा म्यूज़िक क्लास में भी हमेशा अपने म्यूज़िक टीचर्स की चहेती रही और खड़ी कर दी जाती थी, गाना सुनना जाता था मुझसे, तो उस तरह से वो चलता रहा। फिर माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई, पंडित गंगाधर राव तैलंग जी के पास, ग्वालियर घराने के बहुत जाने-माने गुरु और गायक। तो उनके साथ मैं बहुत बचपन से ही सीखा और भी टीचर से सीखा, सीखती तो अनवरत रही। लेकिन गुरुजी से जो पंडित जी से मैंने सीखा, वो मुझे बहुत असर किया और उनका जो शास्त्रीय संगीत सिखाने का ढंग था, रागों को सिखाने का ढंग था, तो बड़ा ही शुद्ध राग रखते थे वो, क्योंकि ग्वालियर घराने का ये खास चलन है, वो बहुत शुद्धता का ध्यान देता है। तो सभी फिर धीरे-धीरे करके मैंने उनसे वहाँ पर मैंने अलंकार भी किया जो मैं एमए के इक्विवेलेंट था और फिर साथ ही साथ एमए भी किया। मैं वो बीए भी मैंने म्यूजिक में लिया था, म्यूजिक लिया था बीए में और फिर उसके बाद एमए इंग्लिश भी किया और फिर म्यूजिक से मैं रिसर्च करना चाहती थी, इस नाते मैंने फिर एमए म्यूजिक भी किया और फिर रिसर्च किया और लकीली फिर उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई कॉलेज में। इस तरह से ये और फिर गाती रही भी, स्टेजेस पर गाती रही, लेकिन शुरू में थोड़ा सा ये था कि एक हर स्टेज मैंने नहीं लिया, हर उस पर नहीं गाती थी मैं। पहले मैं क्लासिकल ही कंप्लीटली गाती थी, ख्याल वगैरह ही गाती थी और उसके बाद भजन जैसे कि क्लासिकल गायक करते हैं। तो लेकिन मुझे हमेशा लाइट भी बहुत पसंद रहा, फिल्म म्यूजिक भी अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा लगता फिर गजल भी मुझे बहुत पसंद थी। तो क्योंकि गुरुजी तो वो तो क्लासिकल के थे, तो फिर मैंने और गुरुओं से भी सीखा, गजल सीखी और नासिर हुसैन खान साहब से गजल सीखी और फिर उसके बाद फिर शादी वादी हो गई। शादी के बाद फिर बच्चे और बच्चों के बाद फिर वो थोड़े ब्रेक के बाद फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की। जी, एकेडमी में मैं डायरेक्टर के रूप में, यहाँ पर ललित कला एकेडमी एनजीओ है, लेकिन उन्होंने मुझे एज डायरेक्टर लिया। तो फिर वहाँ से मैं बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी यहाँ पर करती रही, कानपुर के बाहर भी तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए और बहुत बड़े बड़े कलाकारों को मैंने इनवाइट करके उनको प्रोग्राम भी कराए, जैसे हम किशोरी अम्बेडकर जी, अप्पा जी मेरे गुरु जी और ये हमारे गुलाम अली साहब, चंदन दास जी। एकेडमी में मैंने अगर बहुत नामी कलाकारों को मंच दिया, तो नए उभरते कलाकारों को भी बहुत मंच दिया, उनको कराया और सिर्फ एक ही विधा में नहीं, सभी विधाओं में। और यहाँ साहित्य की भी
बहुत एक्टिविटी रही, नाटक की भी रहती हैं। तो 4 विंग्स में हम लोग काम कर रहे हैं, नाट्य में भी, साहित्य में भी और चित्रकला में भी और संगीत में भी। तो ये काम बहुत बृहद चल रहा था। तो मैं एज डायरेक्टर इसको देख रही थी और अनवरत इसमें करती रही। और जैसा कि आप जानती होंगी कि फिर मैं आपा जी के पास भी गई थी, ठुमरी दादरा खास करके। जी शालिनी, आपने इतने गुणी जनों से सीखा, आप गुणी जनों के संपर्क में रही हैं, तो अलग अलग गुरुओं से जब आप सीख रही थी तो हर एक से कुछ ना कुछ एक सीख होती है जो लगता है कि हाँ शालिनी ये तो गांठ बांध ली, जिंदगी भर काम आई। तो कोई ऐसी सीख आप मुझे बताइए। मेरे जो दोनों खास गुरु थे, तीनों कहूंगी गजल के भी। तो मैंने जब मैं पहले तैलंग जी माँ साहब से सीखती थी, गंगाधारा तैलंग जी से सीखती थी। और जब मैंने वो सब अपना सीखना एक तरह से, वो मैं काफी कुछ कर चुकी थी तो इसलिए वहां पर समाप्त हो गया था कि वो शादी के पहले ही समाप्त हो गया था उनसे सीखना। तो वो जितना कुछ कर सकी थी उसी समय तक की थी। फिर वो लखनऊ भी चले गए थे तो उनके साथ उतना नहीं कर पाई थी बाद में। तो काफी कुछ लेकिन मैंने उनसे लिया था। तो उनसे जो कुछ लिया वो बड़ा डिसिप्लिन था उनके सिखाने में, शिक्षण में। तो एक डिसिप्लिन जो होता है कि राग कैसे बरतना है वो डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है वो वैसा ही एज इट इज होना चाहिए। तो ये सारी, और टाइमिंग्स का भी डिसिप्लिन हर तरीके का उनका था कि वो अगर कहीं कॉन्सर्ट में पहुंचना है तो वो टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के सारे डिसिप्लिन उनसे सीखे। और मेहनत करना अपने सब्जेक्ट में पूरी तरह से, मेहनत, बहुत ही परिश्रमी थे। तो उनको देख देख के भी हम लोगों ने सीखा। एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सिखाया, वो उस समय तक कैसे उन्होंने समझा था, क्या समझा था कि मुझे उस समय से ही वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम होते थे, क्योंकि वो गांधी संगीत विद्यालय के प्रिंसिपल भी थे यहाँ पर। तो उस समय कुछ उनके यहाँ भी, वहां पर स्कूल में कार्यक्रम भी बहुत होते थे। मैं उनसे घर पर भी सीखती थी और स्कूल में भी सीखती थी, म्यूजिक स्कूल में। तो म्यूजिक स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते थे। तो वो हमें हमेशा ही इंस्ट्रक्ट करते थे, बजाय कि टीचर को बोले, टीचर को तो बोलते ही बोलते थे। और मैं भी क्योंकि उनकी अग्रणी शिष्याओं में थी, तो वो कहते थे शालिनी तुमको ये वाले कार्यक्रम में देखना है कि सब कैसे, सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कौन कौन कर रहा है प्रेजेंट, कितनी देर के प्रेजेंटेशंस हैं और क्या करना है, शुरू करना है और उसको कंपेयर करके समाप्त भी करना है। तो वो शिक्षा, मतलब अब मुझे बार बार वो बातें याद आती कि उन्होंने किस तरह से ये चीजें डाली मेरे अंदर कि मैं एक ऑर्गेनाइजर भी बनी, आर्टिस्ट भी हूँ, टीचर भी हूँ, ऑर्गेनाइजर भी हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे उनसे बहुत सीखने को मिली। और अगर मैं अप्पा जी की बात करूं, श्रीमती गिरिजा देवी जी की बात करूं, तो मैं उनके पास काफी लेटर स्टेज में गई हूँ जी। मैं उनके पास मेरा संपर्क 2006-2007 का है, वहां से शुरू हुआ। उनसे प्रभावित तो मैं बहुत थी, मतलब वो बचपन से जो सुनती थी उनको तो लगता था कि ये, और उनकी चीजें ऐसे यूं गाती रहती थी। लेकिन सीना बसीना जो हम कहें कि उनसे सीखने का जो मुझे सौभाग्य मिला वो 2007 से। और तो उनका एक अलग वो तरीका था। और उनका जो, मैं जिसके लिए गई थी वो ठुमरी दादरा शैली, जो ठुमरी दादरा, झूला, चैती, कजरी, ये एक अलग स्टाइल जी। और मेरे पहले गुरु भी ये कहा करते थे कि ये स्टाइल भी मैं नहीं बता पाऊंगा, ये मतलब उस समय भी वो कहा करते थे कि ये ठुमरी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये स्टाइल तुमको पर्टिकुलरली बनारस के गुरुजी से ही कभी सीखना हो तो सीखना कैसे गाते हैं। तो वो बात भी मेरे दिमाग में बनी रही। लेकिन क्योंकि शहर से बाहर मैं सीखने कभी नहीं गई थी, तो शहर में ही रही, कानपुर में जन्म थी, कानपुर में बड़ी कानपुर में शादी हुई। और तो शादी के बाद ही मैं फिर जगह जगह जाने लगी। और फिर बच्चे होने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बच्चों को पालने में, क्योंकि मेरे जुड़वा बच्चे थे, ट्विंस थे, तो मैं उनको
देखना भालना, मैंने समय पर हर काम किया। मैंने सिर्फ ये नहीं कि मैं टीचिंग ही करूं, म्यूजिक ही म्यूजिक, म्यूजिक ही म्यूजिक नहीं, मैंने परिवार को भी देखा। जी तो साथ ही साथ तो वही सिलसिला एक रहा कि फिर अप्पा जी को मैंने यहाँ कार्यक्रम कराया। जी वो आईटीसी कोलकाता में रहती थी, वहाँ का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ और मैंने उन लोगों से ये कहा कि मुझे अप्पा जी का कार्यक्रम कराना है, तो मुझे आप कैसे ये वो करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ और आप भी बात कर लीजिए, रिक्वेस्ट करिए। तो मैंने अप्पा जी से कहा मैं आपको यहाँ चाहती हूँ, और तब तक मेरा उनका कोई संपर्क नहीं था। जी लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा हाँ ठीक है, मैं आऊंगी और तुमको ये करना होगा। तो मैंने ठीक है, आप जो बताइए मैं करूँगी। तो मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ और आपके साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहती हूँ। तो सौभाग्य की बात थी कि ये मेरे मुंह से निकला, और वो टाइम ऐसा था कि मैंने फिर उनको बुलाया, यहाँ ऑर्गेनाइज किया। 2 दिन 3 दिन वो रही और मेरे ही पास रहती थी, तो मेरे घर में रहती थी, जैसा भी जो हो। तो एक ऐसा संपर्क बना उनसे। फिर मैंने जब बात की, डिनर कर रही थी तो मैंने बात की, तो बोली कि तुम, उनके पहले भी मैंने गाया था जब वो गाई थी। तो जैसे होता है ना कि हम नए नए कलाकार, हम लोग पहले गा लेते हैं, फिर बड़े कलाकार आते हैं गुरु। तो मैंने थोड़ी देर गाया था, मतलब सुन तो चुकी थी। तो मैंने कहा अब्बा जी, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, और खास करके ठुमरी राजा की चीजें चलती रही हैं, और ये स्टाइल एक अलग स्टाइल है, और इसको मैं आपसे लेना चाहती हूँ। तो बोली कि आ सकोगी? तो मतलब उनको दिख गया कि यहाँ तो बच्चे, हस्बैंड सब दिखाई पड़ रही है, तो कह रही तुम कैसे आओगी, और तुम जॉब भी करती हो। मैंने कहा कि अब्बा जी अगर आप परमिशन दे तो मैं जरूर आना चाहूंगी। और मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, तो मुझे परमिशन सी चाहिए थी, तो हंसी खुशी हो जाए तो ठीक है। तो क्योंकि हमारे ससुराल में संगीत का कोई स्थान नहीं था। वो डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, तो पढ़ाई का माहौल, एक साइंटिस्ट हैं देवर, तो इस तरह के एक पढ़ाई का, आईआईटी में रहते थे ये लोग, तो आईआईटी में तो इस तरह का एक माहौल था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। संगीत और इन सब चीजों का कोई, हमारी सासू माँ गाती थी, मगर वो जैसे लोकगीत गाए जाते हैं उस तरह से हमारे। तो लेकिन इस तरह का कोई उनको पता नहीं था कि रोज रियाज किया जाता है, और ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो बोले बड़ी मेहनत है भाई तुम्हारे काम में। तो हम लोग तो पेन एक बार लिख करके तोड़ देते हैं, और उसके बाद तो पेन लिखते हैं। साइन हार्डली कोई पेन दे तो साइन करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो इस तरह की बात है। फिर मुझे लगा कि मैं जरा पूछूं, मतलब तो बोले ठीक, मतलब उनका ऐसे था। तो मैंने कहा कि आपा जी आ जाऊंगी। तो ना, मतलब ये तो सब फटाफट हुआ ना काम, इतना टाइम नहीं लगा था उसमें। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, और नवंबर में बात हो रही थी। बोली कि अभी बसंत, वो सरस्वती पूजा में आ जाओ, और ये तो सब काम रहेगा, ये सब तैयारी करके और आ जाओ। पहुंच गई। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू रहा, और फिर गंडा बंधन भी हुआ। गंडा बंधन में भी उनके बस 15-16 ही शिष्य हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आपने एक आयोजक के रूप में भी काम किया, क्योंकि आप जिस कलाओं को आपने जिया, उन कलाओं के लिए मंच को बनाना और फिर मंच को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। अभी जब नए कलाकार होते हैं, अभी शुरू में तो उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं होता कि एक आयोजक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, या आयोजक को कैसे कैसे तनावों से और कैसे कैसे उसमें से जूझना पड़ता है। तो ये मुझे आपके पक्ष पे बहुत ही अच्छा लगा कि मंच देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो इस जिम्मेदारी को आप बहुत बखूबी निभा रही हैं। तो काफी सवालों के जवाब तो आपने बातचीत करते करते भी दे दिए हैं कि परिवार में और अपने पैशन में तालमेल बिठाना कैसे आपने उसको किया।
जो जहाँ तक वो आपके मंच की सवाल है, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर संस्थाएँ भी बनाई हैं और जी, पहले भी बनाई थी इस अकेडमी को जॉइन करने के पहले। पता नहीं क्यों मुझे ये लगता था कि मैं एक कलाकार कला की सेवा में भी रहूँ हमेशा। जी, ये जी। मुझे हमेशा लगा रहा। तो मैंने संस्थाएँ संगीतांजलि नाम से संस्था जिसकी मैं पैट्रन हूँ और प्रेज़िडेंट रही, तो वो भी चल रही है और उसमें भी बहुत सारे कलाकार आते रहते हैं। वो मेरा एक दूसरा ग्रुप है और इस तरह की और भी कई संस्थाएँ कि शहर के कलाकारों को लेकर के भी है संस्था, जो कि हम लोग उसको कोई नाम नहीं देते हैं, लेकिन वो भी जी, मंच हमारा हर महीने कार्यक्रम करता है। तो कार्यक्रम तो हमारे लगभग मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ बनाई हैं यहाँ पे। जी, जी, कानपुर जो सुप्तावस्था में चला गया था, तो उसको जगाने का काम में सहयोग तो मैंने बहुत किया वेरी गुड। है। और तो ये एक जो आप कह रहे परिवार के साथ, तो एक मेरा पर्सनली ये मानना है हुँ, कि जब तक आप अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, हुँ। जी, आत्म-संतुष्टि हर तरह से नहीं होगी, तब तक जी। आप एक अच्छे कलाकार भी नहीं हो पाएँगे। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो कलाकार या शिक्षक या किसी भी क्षेत्र में आप जी, बहुत वही अच्छा मैं काम नहीं कर सकते। जी। तो परिवार भी हमारी हमारी खुशी होती है, हर हर फीमेल, हर महिला की। ये जी, एक खुशी है कि उसको अपना परिवार बनता है, अपना पति होता है, अपने और भी आस-पास रिलेटिव्स होते हैं और अपने पति भी अगर हैं, बच्चे होते हैं, तो सबके प्रति एक थोड़ी ज़िम्मेदारी तो होती ही है। बिल्कुल, और हम सामाजिक प्राणी हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ़ अकेले एक इतने महत्वाकांक्षी हो जाएँ कि हम सिर्फ़ अकेले ही किसी पथ पर निकल पड़े, तो फिर हमें शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, सही बात है। अगर हम किसी भी तरह से हमने शादी किया है, एक परिवार बनाया है, ठीक है कि हम लोगों के समय पर पेरेंट्स चाहते थे कि शादी होना बहुत ज़रूरी है। जी, अब ऐसा नहीं है। अब तो हुँ, बच्चे अब की जनरेशन बहुत अलग सोच रही है, अलग सोचती है और ना बिल्कुल। हम लोग उनको कंपेल करते कि आप ऐसा मतलब हम पेरेंट्स भी जो इस समय हैं तो वो ऐसा नहीं ज़बरदस्ती नहीं करते। ज़बरदस्ती का मतलब है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम क्या जिस समय चाहो करना। तुम्हें बिल्कुल, कंफर्टेबल लगना चाहिए, लेकिन हम लोगों के समय में इतना तो ऐसा नहीं था। ये एक लगता था एक कंपल्सरी काम है, चलो इसको भी कर ही डालो। मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारे पेरेंट्स का ना एक लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य जो था, वो तो बेटियों की शादी कर देना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैं बड़े होने के नाते मैं सबसे बड़ी थी तो मुझे ये पेरेंट्स को नहीं पता होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि वो मुझे ये लगता था कि अगर मैं नहीं करूँगी एक बार दिमाग में आया मुझको कि मैं जी, ना करूँ शादी क्योंकि मुझे पता नहीं ये चीज़ क्यों आई थी। लेकिन मैं इतना वैसे मैं बहुत चुप रहने वाली इंट्रोवर्ट हुँ, बहुत ही ज़्यादा थी और अभी भी हूँ, कम से कम बोलने की कोशिश करती हूँ, मतलब अच्छा लगता है चुप रहना। लेकिन वो करना पड़ता है क्योंकि हम सब तरह के फील्ड में हैं, तो हम लोग को भी करना पड़ता है, तो धीरे-धीरे मैं हो गई इस तरह से। अदरवाइज़ तो मैं अपने पेरेंट्स से भी अपनी बात नहीं कह पाती थी और बड़े होने के नाते मुझे लगता था अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो मेरे भाई-बहन भी तो आगे हैं, हम लोग 4 भाई-बहन हैं। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि इसने शादी नहीं की तो मैं अब कैसे करूँ? तो एक माहौल कुछ अलग हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना है। शालिनी आपके अब तक के जीवन का आप कोई बहुत ही प्यारा-सा पल आप शेयर करना चाहेंगी? जिसमें आप बहुत खुश थे? ये तो आप बहुत कठिन प्रश्न पूछ रही हैं। ऐसे बहुत सारे पल आए, लेकिन जो सबसे अच्छा पल मुझे कहूँ तो मेरे बच्चे जब मेरी गोद में आए, तो वो पल मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से बच्चे मेरे मिले। तो जी, वो क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया कम से कम 4-5 साल जी, बहुत स्ट्रगल किया तो उसके बाद जब मुझे बच्चे ट्विन्स मिले, उससे बड़ा तो कोई पल नहीं मुझे मिला।
क्योंकि उनके आने से ही मेरी खुशियाँ फिर चौगुनी हो गई और फिर मुझे परिवार इतना अच्छा, हस्बैंड अच्छे मिले और गुरु बहुत अच्छे मिले। तो ये सारी चीज़ें कुछ भगवान की कृपा है। बिल्कुल सही। और आपने अपने पैशन को अभी तक जारी रखा है, ये और भी बड़ी ब्लेसिंग होती है कि परिवार से सपोर्ट मिलना, अब बच्चों का सब बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। बस मैं ही हूँ जो मैं मतलब कोई ये नहीं कहता है कि तुम ये मत करो, लेकिन वो मैं ही हूँ जो मेरा मन कभी-कभी करता है, अरे इनको छोड़ के अभी ये कैसे करूँ? अभी नहीं, अभी नहीं। तो मैं खुद को ही रोकती रही, वो मेरा संकोची स्वभाव ही मुझे बहुत बार बस रोकता रहता है। आप गाती हैं तो आपको कौन सी शैली बहुत ज्यादा पसंद है गायन में? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने सभी विधाएं गाई हुई हैं जी। और सभी को अपने ओरिजिनल स्टाइल में गाने का मुझे एक खास ये मुझे पसंद है कि सारी चीज जो ख्याल गाया जाए क्लासिकल तो क्लासिकल ही अंदाज से होना चाहिए, ठुमरी तो ठुमरी अंदाज से होना चाहिए। शब्द का महत्व है, शब्द के मतलब भाव पूरे जाने चाहिए। तो लेकिन फिर भी मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है गज़ल। जी। हाँ, मुझे गज़ल गाना बहुत पसंद है और ठुमरी दादा। तो इसीलिए मैंने बाकी चीज़ों को थोड़ा पीछे रखा है कि मैं उसको परफ़ॉर्म नहीं करती हूँ। मैं ऐसे अपने दोस्तों के लिए गा देती हूँ और ऐसे लेकिन परफ़ॉर्म करने के लिए जो मैं सारे और अच्छे मंचों पर परफॉर्म करने के लिए मैं ठुमरी दादरा के और गज़ल के ये 2 कार्यक्रम, भजन तो नेचुरली मैं गाती ही हूँ, भजन गाती हूँ और मेरे बनाए हुए बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारी गज़लें हैं जिनके कंपोज़िशंस मैंने किए हैं। तो वो तो पसंद है गाना। अब मुझसे सुनना लोगों को क्या पसंद है वो जी, जी। आप बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर गाती हैं। आकर्षक प्रस्तुति रहती है आपकी, हमें बहुत पसंद आती है, हम बहुत बार-बार सुनते हैं आप। शालिनी, आपको गज़ल गायकों में से कौन भाता है? जी, तो ये भी एक प्रश्न आपने बहुत चुन के किया। ऐसे तो बहुत हमने गायक अच्छे कुछ, लेकिन मुझे जैसा आप जानते हैं क्योंकि क्लासिकल ट्रेनिंग है, तो मैं रागों को जैसे बरत रहे हैं कुछ गायक तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ऑब्वियस है। मेरा हाँ, जो रागों के बेस्ड जो हैं जैसे हमारी बेगम बेगम अख्तर साहिबा और गज़लों को ही लेके मैं बात करूँगी मेहंदी हसन साहब। इन 2 को मैं बहुत पसंद करती हूँ और जगजीत साहब तो हैं ही हैं, तो सब लोग बहुत अच्छे हैं सभी। लेकिन इन 2 को सुनना मुझे बहुत पसंद है। मोहम्मद हुसैन साहब बहुत अच्छा गाते हैं। तो उनको भी लेकिन जो मैं बचपन से बेगम साहिबा को जो सुनती रही, मुझे बहुत उनका जो उनकी एक आवाज़ और जो उनको कहने का ढंग है, जो उनके शब्दों को कहने का ढंग है, कोई भी उसमें वो नहीं करती कि बहुत ज़्यादा मुर्की, बहुत ज़्यादा खटके और दुनिया भर की चीज़ें लगा कर दी। भाव पूरा एज़ इट इज़ दिलों में घुसता चला जाता है। शालिनी, आपने ठुमरी की औपचारिक तालीम भी हासिल की है, तो मैं तो ज़रूर अब ललचाई हूँ कि एक ठुमरी तो आपसे थोड़े से उसका झलक सी तो मैं आपसे सुनी हूँ। इतनी अरज मोरी मान ले पिया रे, इतनी
अरज मोरी मान, अरज मोरी मान, अरज मोरी मान, इतनी अरज मोरी मान। वाह, बहुत इतनी मनुहार से मनवाएंगी तो कोई कुछ भी मान लेगा। बहुत बहुत ही पसंद आया, बहुत ही मजा, आनंद आया। आपसे छोटे छोटे मैं सवाल पूछती हूँ। जी, आपका पसंदीदा शहर कौन सा? मुंबई। और आपका पसंदीदा देश यदि घूमी है आप तो अब तक? हिंदुस्तान। जी। और आपकी फेवरेट कोई बुक? मैं बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ती, तो आप शेक्सपियर वगैरह सब पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत ऐसा, मैं संगीत में ही ज्यादा रही हूँ। तो आपकी पसंदीदा अभिनेत्री और पुराने समय में, पुराने जमाने और फिर मीना। आपको प्रिय कौन सा, आपको हीरो कौन पसंद, मतलब अभिनेता, फिल्म अभिनेता? मुझे अभी का, अब कभी कभी अभी के तो मुझे कुछ कोई खास नहीं। तो पुराने पुराने तो राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र। और अभिनेत्रियों में से कौन अच्छी लगी आपको? मैंने मीना कुमारी। हाँ, मीना कुमारी। मीना कुमारी। और फिल्म रहमान बहुत याद हो, कालजयी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी? मुझे पाकीज़ा अच्छी लगी। जी। बहुत बहुत ज्यादा फिल्मों की मैं पर्सन नहीं हूँ, फिल्म पर्सन नहीं हूँ। और रंग आपको कौन सा पसंद है? रंग मुझे सफेद, लाल, काला। जी। और आपको राग अगर मैं पूछूं तो कौन सा राग आपको लगता है बहुत अच्छा? मुझे यमन कल्याण। और यमन की कौन सी बंदिश? अच्छा, यमन की बंदिश, मैंने तो बहुत सारे उसमें गजलें भी यमन में। यमन में। तो जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, आपने सुना होगा। जी। व्रत किस लिए रखते हैं, जला क्यों नहीं देते। तो आप सुनिएगा। आप लिखती भी कविता? लगता तो ऐसे ही है कि आप मैं लिखने में मुझे कोई, मतलब मैं ट्रेंड नहीं हूँ, और कभी कभी दिल आ जाता है तो एक आध कुछ लिख लेती हूँ, शेर या कोई दोहा या कुछ ऐसे ही। हालांकि मेरे जो फादर के साइड, मेरे बाबा वगैरह सब लोगों का कवि हृदय है, लेकिन वो लिखते नहीं है, लेकिन हाँ कविताएं याद कर करके और एक मतलब कहते रहते हैं, तो एक छोटा मोटा ये सब तो संस्कारों में है, मुझे पसंद है। तो लेकिन मैं ऐसा कुछ खास लिखती नहीं हूँ, अपने लिए। शालिनी, अगर आपको एक ऐसा वरदान मिल जाए कि आप इतिहास में किसी को भी जीवित कर सकती हैं, तो आप किसको जीवित कर लेंगे? इतिहास से मुझे बहुत फैसिनेशन है कि जैसे कि तानसेन, अमीर खुसरो वगैरह बताए जाते हैं कि वो इस तरह से कर लेते थे, इस तरह से करते थे। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं उनको सुन सकती। बहुत अच्छा जवाब। और शालिनी, एक और सवाल ये है कि यदि मैं आपको एक निर्जन टापू पर, एक आइलैंड पे ले जाऊं
और आपको अकेले उस आइलैंड पे रहना हो और मैं आपको कहूँ कि आप अपनी पसंद की कोई भी 2 चीज़ें या कोई व्यक्ति साथ ले जा सकती हैं, तो फिर आप किसे ले जाना चाहेंगी या क्या वस्तु ले जाना मेरे साथ मेरा तानपुरा। मेरा फर्स्ट थॉट वही है। मैं तो वैसे संगीत के लिए ही जीती हूँ, अगर आप दूसरे शब्दों में सुनना चाहें तो। संगीत के बिना तो मैं अपने को सोच ही नहीं सकती। दरअसल जिसे संगीत का ज्ञान हो जाता है ना, उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है। उसकी सूक्ष्म जो शक्तियां हैं, सूक्ष्म हमारे शरीर में जो अनुभव है, वो आपके गहरा जाते हैं। तो इसीलिए फिर जैसे आपका जवाब था कि मैं तानपुरा ले जाती, तो ये सब प्रवाह हैं, सूक्ष्म प्रवाह हैं, जो उस ऑरा में रहते ही रहते हैं। तो ये ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि वो साधना से जुड़े हुए, और साधना तो ईश्वर तक ले जाती है। संगीत बहुत बड़ी चीज है। संगीत बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ऐसा वातावरण या ऐसा अपॉर्चुनिटीज और ऐसे लोग मिलते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपसे बात करना तो हमें बहुत ही पसंद आ रहा है। शालिनी, हमारे देश की बेटियां जो संगीत से जुड़ना चाहती हैं, संगीत को सीखना चाहती हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहिए जो उनके जीवन में काम आए? जी, बच्चे जो सीख रहे हैं, वो एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उनका गुरु का सिलेक्शन क्या है। वो जिन गुरु के पास जा रहे हैं या जिनको बुला रहे हैं, तो वो कितने ज्ञानी हैं, उनका ज्ञान क्या है। तो इसमें थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें। और आजकल तो जगह-जगह संगीत स्कूल या क्लासेस या कोचिंग्स वगैरह होती हैं, तो हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ विद्वानों से बात करके, और उसके बाद कि उनको कहाँ सीखना चाहिए, और ख़ास करके लड़कियों को जो फीमेल टीचर्स हैं उनके पास ही सीखना चाहिए। टेक्निकली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस स्केल में करना रहता है जो फीमेल लेती हैं, और इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। और साथ में ग्रुप में अगर 2-4 लोग मिलके सीखते हैं तो हमेशा बेहतर होता है। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, और आप मतलब कोई तरह की संभावनाएं, सब तरह की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। शालिनी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पहले जो तालीम देने का प्रक्रिया होती थी और आज की जो तालीम देने की प्रक्रिया है, इसमें कितना बदलाव आया है और समाज में कितना बदलाव आया है? पहले जब हम संगीत सीखते थे तो समाज की धारणा क्या रहती थी, और आज संगीत के बारे में समाज की धारणा क्या है? ये 2 प्रश्न हैं। समाज की धारणा को अगर हम देखें तो पहले फीमेल के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे ही, और उस वजह से बहुत सारी लड़कियां उस तरह से सीख भी नहीं पाती थी। तो कोई ना कोई साथ देना ज़रूरी होता था। लेकिन जो स्कूल कल्चर आया, संगीत स्कूल की बात मैं कर रही हूँ, तो संगीत कॉलेजेस का जो कल्चर आया है वो बहुत अच्छा है, जो भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर जी के द्वारा खास चलाया गया। तो उसमें ये रहता था कि मतलब लड़कियों को सीखने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी सच, और आज भी बहुत अच्छी तरह सीख पा रहे हैं बच्चे, ऐसा कोई समस्या नहीं है। सीखने वालों के लिए कोई समस्या नहीं है। हाँ, जल्दबाजी करने वालों के लिए समस्या है, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। बिल्कुल, कलाओं में कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसको 15 से 20 साल पकने में लगता है, और उतना टाइम लगेगा। उसमें जल्दी से मंच पर आ जाना ठीक है, छोटे छोटे मंचों पर तो आना चाहिए, क्योंकि हर मंच पर भी आदमी सीखता है। लेकिन गुरु अगर बताता जा रहा है कि हाँ ठीक है, आप कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। और लेकिन आजकल थोड़ा पेशेंस की कमी है ज़्यादातर बच्चों में, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी हो गए हैं।
उनके पास डिजिटल जो चीज़ें हैं, लाइक गूगल और ये सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। वो फट से ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, इस राग में ये क्या चल रहा है, ये राग में कौन-सी बंदिश है, तमाम बंदिशें तो गूगल के अंदर ही हैं। लेकिन जो सीना-ब-सीना सीखने का जो प्रचलन है, वो आज भी कायम है और ये जो कलाएँ हैं, वो सामने जो जब बैठ के सिखाई जाती हैं या सुन कर के सामने देखी जाती हैं, वो तभी अच्छा डेवलप होंगी, तभी छूट पाएगा। चाहे वो लाइट कर रहे हों बच्चे, चाहे वो क्लासिकल कर रहे हों, उनको सीखना तो वही पड़ेगा क्लासिकल पहले। एक और भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से बच्चे सीख रहे हैं, तो उसमें मुझे एक तो लगती है कि दिक्कत कि अगर आप गुरु से सीखते हैं, तो वो आपकी कमियों को तुरंत आपको ठीक भी करवाएगा। लेकिन अगर आप एक माध्यम जो बज रहा है या चल रहा है, उसके सामने बैठ कर के अभ्यास करते हैं, तो आपको करेक्ट करने वाला कोई नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी उसको अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिसमें बच्चे बहुत लगे होते नहीं, वो उसकी मैं पक्षधर नहीं हूँ। हैं। उसकी मैं पक्षधर नहीं हूँ, उसमें कतई बच्चों को पता नहीं चल सकता कि वो क्या कर रहे हैं या दुनिया भर की चीज़ें जो भी कुछ ऐसी हो रही हैं, जस्ट एंगेज हैं बच्चे। लेकिन जो स्टार्ट करते हैं वो एक जब सीनियर बच्चों के लिए तो फिर भी चलता है कि आप कुछ सीख चुके हैं, फिर आप कुछ लेना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत, वो चलता है। या आप बहुत दूर हैं, अमेरिका में हैं और आप नहीं आ सक रहे हैं, तो आप कुछ कर रहे हैं और फिर आप वीडियो बना के भेज रहे हैं कि ये हाँ, मैंने गाया है, क्या इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, तो उसमें नोट डाउन किया जाता है कि भई ये कमी है और फिर नेक्स्ट टाइम बताया जाता है कि आपने ये गड़बड़ किया है। लेकिन अगर वो उससे पूरा कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से पूरा कुछ नहीं किया जा सकता। छोटी-मोटी चीज़ें ही करेक्ट हो सकती हैं। कल में हम जी, हाँ, मैं बताना चाहती थी कि ये जो अपना वॉइस कल्चर है, ये वॉइस कल्चर बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके हमारे फील्ड में वोकल वोकल में। तो वॉइस कल्चर में करने के लिए सामने ही बैठना बहुत ज़रूरी है और सामने जो अभ्यास कराए जाते हैं, वो करने से आएगा। बिल्कुल, अभ्यास करने से आएगा, ये तो है। सीखने से ही आएंगी चीज़ें। शालिनी, चलते-चलते मैं मन तो नहीं कर रहा आपसे बातचीत का सिलसिला मैं बंद करूँ। मुझे लगता है विराम देना ही पड़ेगा, समय की हमारी सीमा रहती है। तो मैं एक लोकगीत की फरमाइश तो ज़रूर कर सकती हूँ, उत्तर प्रदेश हो और फिर लोक रंग ना हो। चलते-चलते आप एक लोक रंग भी हमें सुना दीजिए। अभी सावन का महीना इतना बढ़िया कजरी गाकर हटी ना, मैंने आपकी कजरी को कई बार अच्छा, कजरी। ये हम लोग सेमी क्लासिकल में ही करते हैं कजरी। लोक रंग तो है, लेकिन वो सेमी क्लासिकल में रखते हैं। सावन झर लागेला, धीरे धीरे 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 बादर गरजे बिजुरी चमके, बादर गरजे बिजुरी चमके, चुनर मोर भीजेला, धीरे धीरे चुनर मोर भीजेला, धीरे धीरे सावन झर लागेला, धीरे धीरे। वाह शालिनी, कितनी खूबसूरत आपने हमें कजरी सुनाई है, हमारा तो मन हो गया। और जैसे मेरे मन को खुशी हुई है, ऐसे हमारे दर्शक भी आज के एपिसोड को देख करके जरूर प्रसन्न होंगे। शालिनी, आप हमारे साथ आई, इस कार्यक्रम में बनी, अपना समय निकाला, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि आप हमें सुनेंगे, आप हमें समय देंगे और आजकल तो ये बहुत समय देना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है एक-दूसरे की खुशी के लिए और संगीत से मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जुड़ें और खुश हों और जीवन को खुशहाल करें, अपने आस-पास के जीवन को भी खुशहाल करें। सुनीता जी, आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी कि आपने इस तरह से मुझे जोड़ा। हमारा सौभाग्य है शालिनी, आप हमारे साथ जुड़ी और हमेशा इन फ्यूचर भी आप हमारे इस नेटवर्क के साथ हमारा जो ये मिशन है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, इसके साथ भी हमें आपके सहयोग की हमेशा आवश्यकता रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। नमस्ते। नमस्ते।